पुलिस के क्या अधिकार हैं और कब पुलिस को ऐसा लगता है कि अब बल प्रयोग करना है। हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कौन लोग है उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके गिने चुने 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया, उसी को हम लोग प्रोजेक्ट किया, ये गिरफ्तार हो गए, तो बाकी लोग अपने आप में डिस्पर्स होने का संभावना रहता है। लाठीचार्ज के लिखित नियम क्या क्या होते हैं? शरीर के किस हिस्से पर मारा जा सकता है, किस हिस्से पर बिल्कुल नहीं मारा जा सकता? भीड़ मुझे उकसा रहा है, मैं जो है आपके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? आप मुझे उकसा रहे हैं, आप स्लोगन से उकसा रहे हैं या पत्थर लेके खड़े हैं, तो हम जो है हम लाठीचार्ज करेंगे। इसमें तो कई सारे वायरल वीडियोस आए हैं जो सर पे भी मारा गया है, बैक पे भी मारा गया है, शोल्डर में मारा गया है। तो क्या वो पुलिस के अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया पुलिस ने? यदि पुलिस के द्वारा किसी का सिर पर मारा गया है तो ये गलत है, मगर पहली बार हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट में पुलिस के नेम प्लेट्स हटे हुए थे सबके। क्या कारण हो सकता है कि नेम प्लेट्स हटाए और क्या ऐसा करना लीगल है, पुलिस के दायरे अधिकार में आता है? हम भीड़ के बीच में जा रहे हैं, ऐसा ना हो हमारा नाम से कोई पहचाना और भीड़ हमारे ऊपर कुछ जो है आक्रामक ना हो जाए। आंसू गैस होता क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? हम लोग जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये टीयर गैस को यूज करते हैं। क्या उसके लिए ये तरीका अपनाना कानूनी है कि पहुंच करके सफेद चादर से घेर करके जबरदस्ती उठा लेना वो आदमी जहां अनशन पे बैठा है, ये कानून के दायरे में आता है? इसमें प्रैक्टिकल चीजें होता है, व्यवहारिक बात है, जो वहाँ का मौके के हिसाब से किस प्रकार का स्टेप लेना है, उसका किस प्रकार उनको ले जा सकता है, वो तो पुलिस, लोकल पुलिस ही उसको एसेस करके वो निर्णय ले पाएगी। और ये सही है ये गलत है, हम लोग यहाँ बैठ के हम तय नहीं कर सकते। इस वक्त माहौल चल रहा है देश में प्रोटेस्ट का, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसे में पुलिस की हमने लाठीचार्ज देखा छात्रों पर, छात्रों की भी कार्रवाई हमने पुलिस पर देखा। ऐसे में मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि पुलिस के आधिकारिक नियम क्या क्या हैं, उनके हक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि पुलिस के अधिकार के बारे में जाना जाए। तो ऐसे में लकीली आज हमारे गेस्ट हैं उत्तर प्रदेश में 28 साल रह चुके उत्तर प्रदेश के एक्स एडीजी के सत्यनारायण, और बेसिकली इनका उत्तर प्रदेश में अलग अलग सरकारों के साथ तजुर्बा रहा है, अलग अलग जिलों में तजुर्बा रहा है, उत्तर प्रदेश के विषम परिस्थितियों को इन्होंने संभाला है। बीइंग अ लीड ऑफ पुलिस, इन्होंने पुलिस को बड़े करीब से देखा है, उनके अधिकारों को जानते हैं। तो आज हम इनसे बात मेजरली करने वाले हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले सत्यनारायण सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और आज आपका समय हमको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बहुत अच्छा लगा। अभी दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो निर्धारित प्रदर्शन स्थल है, मतलब प्रोटेस्ट करना है तो वो जगह फिक्स है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग होते हैं वहाँ से निकलकर जंतर मंतर के एरिया से बाहर चले जाते हैं, इधर उधर भटक गए, दिल्ली के अलग इलाकों में भी प्रोटेस्ट करने लग गए। तो ऐसे में पुलिस के पास क्या हक होता है, क्या अधिकार होते हैं, और कब ऐसी नौबत पुलिस को आती है कि वो लाठीचार्ज, बल प्रयोग भी करना शुरू कर दे? इसमें बेसिकली मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये प्रोटेस्ट वाला स्थल तो जंतर मंतर पर फिक्स हो, मगर जो भीड़ आ रही है ये देश का विभिन्न कोनों से भीड़ आ रही है। भीड़ का प्रमुख लक्षण ये रहता है उनका कोई चेहरा नहीं होता है, उसका कोई पहचान नहीं है। भीड़ अपने आप में गुमनाम है, तो उस गुमनाम में कौन उसके अंदर प्रवेश कर रहा है और किस प्रकार के लोग उसमें शामिल हो रहा है, उसका कोई नियंत्रण करने वाला कोई सिस्टम तो नहीं है। और भीड़ को ऑर्गेनाइज करने वाला कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा कोई लोगों का पहचानने वाला है, भाई ये हमारा हिस्सा नहीं है, कोई बदमाश टाइप का आदमी इसमें प्रवेश कर गया या कोई अपराधी आ गया, कोई गुंडा आ गया, ये इस चीज़ को पहचानने का कोई सिस्टम इनके पास नहीं है। एक तो इन्होंने सारे देश का विभिन्न कोनों से लोगों से बुला लिया, और कोई ट्रेन से आ रहे, कोई बस से आ रहे, आ गया। दूसरा चीज़, इस पर नियंत्रण कौन करेंगे, उसका कौन कमांड करेगा, किस प्रकार की इसको लीडरशिप क्या है, तो उसमें लीडरशिप का एक अभाव भी है। तो हालांकि उसमें सीजेपी का अपना लीडरशिप है, वो अनडिक्लेयर्ड है,
मगर वो लीडरशिप को कौन एक्सेप्ट कर रहे हैं? एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में ही लीडरशिप को लोग सबऑर्डिनेट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा जो है भीड़ में ये लीडरशिप को एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगा। सो एक तो लीडरशिप का अभाव दिखाई दे रहा है। तीसरा एक दिखाई दे रहा है इनका जो है डायरेक्शन या गाइडलाइंस क्या है, मतलब इनको करना क्या है, कार्याचरण क्या है, मतलब किस एजेंडा पर ये लोग काम कर रहे हैं, किस काम के लिए वहां इकट्ठा हो रहे हैं, उसका मकसद क्या है, किसको पता है? किसी को पता नहीं है भीड़ का। भीड़ सब लोग चलना है तो चलना है, जंतर मंतर पर चलना है। लेकिन मैं पुलिस के अधिकारों के बारे में जानना चाहता हूं कि पुलिस के क्या अधिकार हैं और कब पुलिस को ऐसा लगता है कि अब बल प्रयोग करना है? ये जो है मैं आपका ये पुलिस का जो अधिकार की बात है, पुलिस का काम में मूल काम क्या है? लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, मतलब शांति व्यवस्था आपको बनाए रखना है। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस के अधिकार में ये है, एक तो भीड़ को एकत्रित नहीं होने देना है, एकत्रित नहीं होने देना है। तो जैसा पहले 144 धारा लगता था सीआरपीसी में, बीएनएस का अलग धारा लग रहा है। तो आप जो है उसके तहत आपको इतने लोगों से ज्यादा हम परमिशन नहीं देंगे। एक तो ये है, परमिशन आपको दे दिया या फिर बिना परमिशन का भी आप इकट्ठा हो गया, मतलब जंतर मंतर पे भीड़ इकट्ठा होने की परमिशन है, उसके अलावा कहीं भी आप अगर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट परमिशन नहीं होती है, उस वक्त परमिशन नहीं होती है, कभी भी परमिशन नहीं होती भीड़ इकट्ठी होने की। नहीं। और अगर भीड़ इकट्ठी होती है तो पुलिस क्या कर सकती है उस वक्त? यही, एक तो भीड़ बिना परमिशन का भीड़ इकट्ठा हो गई तो फिर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है, उनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तार कर सकते हैं हम। लेकिन इतने लोगों की गिरफ्तारी संभव तो है नहीं उस वक्त। इतना लोग का संभव था, मतलब गिरफ्तारी तो संभव नहीं है, मगर हम सिंबॉलिकली जो है 10 लोगों को गिरफ्तार किया और बाकी 100 लोग अपने आप में भाग जाएंगे या इधर उधर चले जाएंगे। तो यही काम पुलिस करती है, हमेशा सिंबॉलिक एक्ट ही कर पाते हैं। आपको जो है मतलब 1 लाख आदमी इकट्ठा हुआ तो 1 लाख को हम गिरफ्तार कर पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। मगर हम लोग क्या करते हैं, उसमें से कौन लोग हैं उसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके गिने चुने 10-12 लोगों को गिरफ्तार किया, उसी को हम लोग प्रोजेक्ट किया, ये गिरफ्तार हो गए, तो बाकी लोग अपने आप में डिस्पर्स होने का संभावना रहता है। अब इन दिस केस मान लीजिए हमारा गिरफ्तारी के बाद भी कोई हट नहीं रहे, फिर क्या करें? तो पुलिस के पास अब जो है लोगों को चेतावनी देने का एक है, हम जो है माइक के माध्यम से या लाउड हॉलर के माध्यम से जो भीड़ को एड्रेस करते हुए हम एक चेतावनी देते हैं, भाई आप अनाधिकृत रूप से यहाँ इकट्ठे हुए हैं, अब आपको अलग अलग जहाँ से आप लोग आए हैं वहाँ चले जाओ, यहाँ कोई इकट्ठा मत होना। ये इस ग्रुप को या इस क्राउड को हम अनाधिकृत डिक्लेयर कर दिया है, नाउ यू आर नॉट अलाउड टू कंटिन्यू हियर। इस तरीके से हम लोग एक अनाउंसमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये एक चेतावनी दे दिया। चेतावनी के बाद भी लोग अड़े रहे हैं, नहीं हम हटेंगे नहीं, हम अपना लक्ष्य को पूरी करके ही यहाँ से जाएंगे। तो फिर जब ये अड़ गए हैं, नेक्स्ट ये रहेगा जो उसका लीडरशिप के साथ संवाद स्थापित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पुलिस लीडरशिप के साथ संवाद स्थापित करने, पुलिस बातचीत करने की कोशिश करेगी। यस, वो जो भीड़ का जो भी लीडरशिप है उस लीडरशिप के साथ पुलिस अधिकारी जाएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये काम ऐसा ऐसा है, आप लोग का चाहेंगे तो 10-20 लोगों को हम गवर्नमेंट का, आपका मांग जो भी होगा हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएंगे। इस तरीके से हम लोग उनको समझाएंगे। इसका समझाने के बाद भी नहीं, हम आपका बात नहीं सुनेंगे, सीधे हमारे पास गवर्नमेंट का उच्च नेता लोग ही आना है, इस तरीके से वो अड़ गए हैं, तब तो फिर हमारा सामने एक चेतावनी के बाद नेक्स्ट जो है लाठीचार्ज एक बचेगा, उनको फिर लाठीचार्ज करेंगे, नहीं अब हट जाइए। ठीक है, अब लाठीचार्ज पे आ गए, तो अब लाठीचार्ज से रिलेटेड मुझे पूछना है कि लाठीचार्ज के लिखित नियम क्या क्या होते हैं? शरीर के किस हिस्से पर मारा जा सकता है, किस हिस्से पर बिल्कुल नहीं मारा जा सकता? लाठीचार्ज का जो है बेसिकली ये यूज ऑफ फोर्स के तहत है। आप यूज ऑफ फोर्स में कानून पुलिस को ये अधिकार देती है, आप जो है जितने आवश्यक हो आवश्यक बल प्रयोग करें। ये शब्द वहां कानून में लिखा है। क्या मतलब हुआ इसका? आवश्यक मतलब जितने नेसेसिटी है उतना ही बल प्रयोग करो। इसका मतलब ये है वहां जो भीड़ जिस प्रकार की आपके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए भीड़ के हाथ में कोई हथियार नहीं है ना, ना कोई वो गोली चला रहा है, हम गोली चलाना नहीं चाहिए वहां। ये इसका मीनिंग ये है,
हम भीड़ जो है निहत्ते हैं, तो हम लोग जो है सिर्फ लाठी तक ही सीमित रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, किसी को जान से मारने का नहीं है आपका, क्योंकि आपका जो प्रोपोर्शनलिटी है, आपका बल प्रयोग में जो प्रोपोर्शनलिटी यूज करना है, जितने उधर वाला आदमी आपको उकसा रहा है उसी का प्रोपोर्शन में आपको रिएक्ट करना होगा। बल प्रयोग इज अ रिएक्शनरी फोर्स, नॉट प्रोएक्टिव फोर्स। जो हमारा जो है हम रिएक्शन करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे उसका। भीड़ मुझे उकसा रहा है, मैं जो है आपके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ। कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ? आप मुझे उकसा रहे हैं, आप स्लोगन से उकसा रहे हैं या पत्थर लेके खड़े हैं, तो हम जो है हम लाठीचार्ज करेंगे। अच्छा, अगर बोल के भी उकसाया जा रहा है तो उसके बदले में भी पुलिस लाठीचार्ज कर सकती है। करेंगे। और लाठीचार्ज के लिए भी कुछ बॉडी का लिमिटेशन होता है कि सर पे नहीं मार सकते? बिल्कुल लिमिटेशन है। आपका वेस्ट के नीचे ही पैर पर आपको मारना होगा। वेस्ट के नीचे ही मार सकते हैं? वेस्ट के नीचे ही मारना होगा। सर पे नहीं मार सकते लाठी? बिल्कुल नहीं मार सकते हैं, क्योंकि सर पर मारना, ये गलती से किसी का लाठी पड़ गए तो अलग बात है। मगर इस प्रोटेस्ट में तो कई सारे वायरल वीडियोस आए हैं जो सर पे भी मारा गया है, बैक पे भी मारा गया है, शोल्डर में मारा गया है। तो क्या वो पुलिस के अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया पुलिस ने? यदि पुलिस के द्वारा किसी का सिर पर मारा गया है तो ये गलत है, मगर वहां पुलिस के अलावा कई लोग सिविलियंस है वहां। उस भीड़ में पता नहीं किसके हाथ में क्या डंडा पकड़े हैं, कौन व्यक्ति डंडा पकड़े हैं, कौन किसको मार रहा है। वहां भीड़ में कुछ पहचानने में कुछ दिक्कतें भी है। यदि पुलिस ऐसा कर रही है, किसी का सिर पर मार रही है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये गलत है। वहाँ कानून आपको इतना ही परमिशन देता है जितने वो प्रोपोर्शनलिटी का जो नियम है उस नियमानुसार आपको पैर पर मारना चाहिए। कई सारे वीडियो हमने ये भी देखा कि कई सारे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, वो हेलमेट वगैरह पहन करके, लेकिन वो वर्दी में नहीं है, वो स्लीपर में है, वो नॉर्मल शर्ट पैंट में है और पुलिस का काम कर रही है, लाठी चार्ज कर रही है। तो पुलिस को अलाउड है बिना वर्दी के काम करना? नहीं, बेसिकली जैसा भीड़ को हैंडल करने के लिए हम लोग सादे वस्त्रों में कुछ टीम को लगाते हैं। सादे वस्त्र का मतलब सफेद? नहीं, तो सादे वस्त्र मीन्स कैजुअल, प्लेन क्लोथ्स, कैजुअल वाला जो सादा कपड़ा पहन के आते हैं। तो आप जो है उस तरीके से टीम को एक टीम तैयार करके अभिसूचना संकलन करने के लिए भीड़ के बीच में भेजते हैं। या भीड़ का आगे का स्टेप्स क्या होगा, उनका स्ट्रेटजी क्या है, फिर उनमें क्या किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का कोई प्लान तो नहीं है। ये सब चीज़ों का जानकारी करने के लिए आपका भीड़ के हिस्सा के रूप में हम लोग सादे वस्त्रों में टीम्स को भेजते हैं। तो जो सादे वस्त्रों में पुलिस होती है वो भी लाठीचार्ज कर सकती है? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सादे वस्त्र वाले जो है सादे का ही, वो भीड़ का, वो ओनली आप जो है मतलब जो हमारा इसके संबंध में कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है बस ये पुलिस का इस तरीके से मारना है या सिर पर ही मारना है। ये सारे पुलिस का SOPs है। जो हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है वो SOPs के नियमावली के मुताबिक हम अगर लोग पुलिस इनको फॉलो नहीं करती है तो पुलिस के खिलाफ एक्शन हो सकता है? बिल्कुल होगा। कौन करेगा एक्शन? क्योंकि उच्चाधिकारी लोग जो है उसका जो कंप्लेंट्स आएगी उस कंप्लेंट्स पर जो है इंक्वायरी सेटअप करेंगे। तो उसका इंक्वायरीज का 2 प्रकार की होती है। यदि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है या किसी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी कराती है। गवर्नमेंट यदि गवर्नमेंट तय करती है नहीं इसमें पुलिस ने जास्ती किया है या पुलिस का एक्सेस है, तो फिर जो है गवर्नमेंट विल टेक एक्शन। भाई हम मजिस्ट्रियल जांच सेटअप कर रहे हैं, उसमें दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगी और जो गलत किया है उसका सजा मिलेगी। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट एक निर्णय ले सकती है। या आपने जो कंप्लेंट हम पुलिस उच्चाधिकारी को दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस भी एक DCP के पास भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल पावर्स है, तो उनको जो है जांच के लिए वो भी भेज सकती है। तो दोनों तरफ हम लोग इंक्वायरी करा सकते हैं। हमने बचपन से कई सारी फिल्मों में देखा है पुलिस को, पुलिस जब भी ऐसे प्रोटेस्ट में होती है या जहाँ भी होती है, पुलिस के पास नेम प्लेट ज़रूर होता है उनकी वर्दी पर। पहली बार हमने देखा कि इस प्रोटेस्ट में पुलिस के नेम प्लेट्स हटे हुए थे सबके। क्या कारण हो सकता है कि नेम प्लेट्स हटाए, और क्या ऐसा करना लीगल है, पुलिस के दायरे अधिकार में आता है? नहीं, नेम प्लेट तो रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस भी है। वर्दी में जो है नेम प्लेट आपको विजिबल दिखना चाहिए, चाहे कितना भी खतरनाक प्रोटेस्ट में हो आप।
कोई भी प्रोटेस्ट में हो, बट इसमें जो कई लोग जो नेम प्लेट नहीं पहना है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली या ये ग्रुप के तहत या पुलिस वाले सब लोग ये डिसीजन लिया होगा, हम भीड़ के बीच में जा रहे हैं, ऐसा ना हो हमारा नाम से कोई पहचाना और भीड़ हमारे ऊपर कुछ जो है आक्रामक ना हो जाए। तो इस तरीके से अपने को बचाने के चक्कर में एक नेम प्लेट हटा दिया होगा, बट नियमतः नेम प्लेट पहनना चाहिए नेम प्लेट के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हम देख पा रहे हैं कि पुलिस ने जो किया, जैसे नेम प्लेट वाली बात या कमर के ऊपर मारना, सिविल ड्रेस में मारना, तो ये चीज़ें तो सरकार को भी दिख रही होगी। तो इनके लिए एक्शन कौन लेगा, कंप्लेंट कौन कहाँ करेगा? प्रोटेस्ट के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, कंप्लेंट तो कोई भी मतलब जो पब्लिक है या जो घायल व्यक्ति है, जो घायल लोग हैं, वो कहीं भी कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी थाने में जाके? थाने में भी जाके कर सकती है, और मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर डीएम होगा, डीएम के पास जाके अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। तो ये नेम प्लेट हटाने का डिसीजन पुलिस ने खुद लिया होगा या ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर होगा या ऑर्डर्स होंगे? नहीं, ये तो मुझे जानकारी में नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली उन लोग को पता होगा। आपके 28 साल के तजुर्बे में आपने भी प्रोटेस्ट देखे होंगे, हैंडल किए होंगे। मैं तो कभी प्रोटेस्ट में इतना प्रोटेस्ट हम लोग कभी कहीं देखा हूँ। तो क्योंकि हम मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुई थी 2013 में, मैं खुद ही वहाँ गया था, मैं लीड कर रहा था टीम को। तो हम लोग तो फिर नेम प्लेट के साथ ही वहाँ भीड़ के बीच में गए थे, तो काफ़ी कार्रवाई भी हम लोगों ने किया। कई लोग वहाँ उधर से फायरिंग होती थी, बहुत लोग मर गया, फिर खेतों में कई लाशें हमको खेतों में मिली, और आमने सामने हमारा सामने गोलियां चली। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं। तो समय समय में अलग अलग होता है। तो वो दंगा तो बहुत बड़ा दंगा था, मेरे जीवन का सबसे बड़ी घटना जो मैंने देखा है उस समय। इतने बड़े दंगा में भी नेम प्लेट नहीं हटा। इस पर पुलिस का लॉजिक ये था, उनसे पूछा गया था कि क्यों नेम प्लेट नहीं है, तो उन्होंने ये बताया था कि नेम प्लेट हमारा गिर सकता है प्रोटेस्ट में, हाथापाई में, और किसी को चुभ सकता है, पैर में आ सकता है, तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए हमने नेम प्लेट हटा दिया। लॉजिकल रीज़न है ये? नहीं, मुझे तो ये इस तरीके से नेम प्लेट के संबंध में, कितने लोगों के पास नेम प्लेट नहीं है या 2-3 लोगों का है, तो फिर ये बात लॉजिक है। नहीं, हमने तो वीडियो जो भी सामने आया इंस्टाग्राम रील पर, वायरल वीडियोस, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर नहीं कर रही थी, तो लोग जो कर रहे थे, जो इंस्टाग्राम पे रील्स आ रहे थे, उनमें यही दिख रहा था किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के नेम प्लेट नहीं है। नहीं, मतलब कुछ लोगों का तो मैंने जो देखा है, जो मैंने जो सोशल मीडिया में या इसमें मैंने जो देखा, उसमें तो कुछ लोगों का नेम प्लेट है, कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का है। इट इज़ नॉट अ जनरल रूल। अब कुछ लोग नहीं पहना है, तो फिर उसका पीछे लॉजिक क्या है, रीजन मुझे आइडिया नहीं है इस पर। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी किसी प्रोटेस्ट में, आपने भी नहीं देखा ऐसा होते हुए? ठीक है। अब ये बताइए, कोई प्रोटेस्ट में अगर कोई व्यक्ति गिर गया है, कोई महिला है, बुजुर्ग है, भागते हुए आदमी पर लाठी चलाने को लेकर पुलिस के पास क्या मैनुअल होता है? आदमी जब भाग रहा है तो लाठी चार्ज करना है, या महिला गिरी हुई है उसको उठाना है, क्या क्या मैनुअल होता है? कुछ ऐसा होता होगा ना? नहीं, कोई घायल हो गया है या कोई गिर गया है, उनको तत्काल का उसको उठा के फिर एम्बुलेंस बुला के, यदि घायल हो तो एम्बुलेंस बुला के तत्काल हॉस्पिटल तक पहुंचाना होता है। तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाना है, ये साधारण नियम है। चाहे भीड़ हो या फिर पुलिस वाले हो, जो भी उस समय मौके पर वहाँ उपस्थित हो, उनका जो प्राथमिक कर्तव्य यही है, उनका जो है उपचार दिलाना। वीडियो कुछ ऐसी भी आई कि कई लोगों के सर फट गए हैं, खून निकल रहा है, और उनको तो अस्पताल ले जाने वाला कोई वीडियो ऐसा आया नहीं, तो मुझे नहीं पता ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा। बहुत लोग को लेके गए हैं। हाँ, खबर तो ऐसी है कि लेके जाएंगे, लेकिन इसके वीडियो नहीं आया। नहीं, लेके गए हैं, और उसमें एम्बुलेंस में जो, बल्कि एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल ले गए हैं। आपका जो है RML में कहीं एडमिट हुआ है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, बहुत बच्चों को ले जाके वहाँ दाखिल कराया। पुलिस ने ही एडमिट कराया? पुलिस ने कहा दाखिल कराया। ओके, ठीक है। क्या एक मेल पुलिस एक फीमेल प्रोटेस्टर्स पर अटैक, मतलब लाठीचार्ज कर सकता है? नहीं, देखिए, वो
ये तो थियरिटिकल बात अलग रहता है। थियरिटिकली आप ये कह सकते हैं मेल फीमेल पर कोई लाठी नहीं मारेगा, मगर कोई लेडी आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है और वहां मौके पर कोई लेडी पुलिस नहीं है, तो क्या आप पत्थर खा के खड़े रहेंगे? अच्छा, तो वहां पे पुलिस का अधिकार है कि वो कर सकता है, उसके अलावा विकल्प नहीं है। मतलब मेरा ये कहना है, भैया आपको मान लीजिए एक लेडी है, कोई लेडी बदमाश है, हम लोग को बदमाशों को देखे हैं, डकैतों को मैंने देखा, नक्सलियों को मैंने देखा, तो नक्सलियों में कई महिला नक्सली है, हमारे ऊपर गोली चला रहे हैं, क्या मैं गोली नहीं चलाऊं उसके महिला के ऊपर? तो क्या मैं हाथ जोड़ के बैठ जाऊंगा, आप महिला है, मैं कुछ नहीं करूंगा? बात है वहां तो पहले तो वो तो जायज की बात है, उस तरीके से वो बात नहीं हो पाएगा। मगर ये सामान्य परिस्थितियों में जैसे हम लोग थाने पर जो महिलाओं को बुलाना, उनको इंट्रागेट करना, ये सब मना है। ये जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ये सारे चीज़ों का ये डायरेक्शन दिया है, पुलिस जो है ये थानों पर ये नहीं कर सकती है। ओके। मगर ये भीड़ के बीच में तो फिर हम लोग का सेल्फ डिफेंस का हर एक व्यक्ति का अधिकार है। ओके। वो पुलिस का भी वो अधिकार है, क्योंकि इसमें आप देखे होंगे पुलिस के एसीपी को बहुत मारा है, खून बह रहा है, और कई सिपाही जो है वो घायल हो गए हैं, बहुत लोग घायल हो गए हैं। तो फिर उनका भी एक अधिकार है, उनका भी अपना सेल्फ प्रोटेक्शन रहता है, तो उस सेल्फ प्रोटेक्शन में वो भी रिएक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आप पुलिस में रहे हैं तो अब जैसे कई सारे वीडियो ऐसे भी आए कि पुलिस पर जो अटैक करने वाले छात्र हैं, कहा यह भी गया कि वो छात्र नहीं हैं क्योंकि रुमाल बांध करके हैं, फेस ढके हुए हैं, उनको दिखाया गया कि वो पुलिस को पीट रहे हैं, पुलिस पर अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ छात्र ऐसे भी दिखाया गया कि पुलिस को वो पंखा दिखा रहे हैं, मतलब गर्मी से राहत दिला रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट में ऐसा भी होता है कि छात्रों का रूप लेकर के कुछ गुंडे आ जाएं या कोई और आ जाए जो छात्र नहीं है, और उनका मकसद ही ये होता है कि भैया आंदोलन को हिंसक बना दो? ऐसा होता है? बिल्कुल, अक्सर होता है। यही तो मैं और ये क्यों होता है? शुरुआत में आपसे मैंने कहा था, हर एक व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाना चाहते हैं, चाहे समाज में जो भी लोग हैं, तो कई लोग हैं अपना अपना सेल्फ इंटरेस्ट इसी में अपना रोटी सेंकेंगे। तो आपका जो जब भीड़ है उसका कोई पहचान नहीं है, और उस भीड़ में अपना आदमी को भी घुसा दिया, तो वो भी जो है अपना एक्ट कर रहे हैं। तो ये बगल वाला लड़कों को ये पता नहीं है, बगल वाला जो गमछा बांधे हैं या मुंह पर जो है वो ये किया है, वो उसको बारे में इनको जानकारी नहीं है, तो इसलिए ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। तो भीड़ के हिस्से में कई लोग ऐसा हो गए हैं, तो जो भीड़ का ओरिजिनल पार्ट स्टूडेंट्स नहीं है। हमने भी देखा, एक जो है हमारा एक पुलिस अधिकारी था, किसी से बात कर रहे थे, मतलब दिल्ली पुलिस का ही बात कर रहे थे, उनसे पूछा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ पढ़ते हो? वो बता नहीं पा रहे हैं कहाँ पढ़ता है, तो वो स्टूडेंट जैसा नहीं दिख रहा था, उसका वेशभूषा अलग था। तो ये जो भीड़ का जो इसका जो पर्दा के पीछे बहुत सारे लोग इसके एंटर कर गए, उस एंटर करने से जो है स्थिति बिगड़ जाती है नेचुरली। क्योंकि देखो, शांतिपूर्ण तरीका से जो प्रोटेस्ट चलेगी तब कोई बात नहीं है, सब चीज़ शांति चली है, 20 दिन से चल रहा है या 25 दिन से 20 दिन से चल रहा है, अनशन चल रहा है, उसमें जो लोग आ रहे हैं मिल रहे हैं, सब शांतिपूर्ण चल रहा है। अचानक जब भीड़ को काल कर दिया, उस भीड़ में कौन लोग आ गया, कैसे लोग आ गया, तो वो लोग जो कुछ लोगों का दिमाग में ये रहता है, ये यदि ये हिंसात्मक रूप बन जाएगी, सरकार डिफेंस में आ जाएगी, सरकार डिफेंस में आ जाएगा तो फिर हम लोग अपना स्लोगन चला सकते हैं, हम अपना जो है उद्देश्य पूरी हो जाएगी, तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने कई बार, मैंने जो जीवन में देखा है, तो हम लोगों को डिफेंस में डालने के लिए ऐसे लोग उसमें शामिल हो जाते हैं भीड़ में। तब तक शांति था, उनका मकसद भी एकदम शांतिपूर्ण था, वो नोबेल काज के लिए वो लोग फाइट कर रहे थे। उस बीच में जो है कोई ऐसा आदमी आ गए, ब्लैक शीप, फिर उन्होंने पूरा स्थिति को बिगाड़ डाला। तो ऐसी स्थिति में ये जो गुंडे शामिल हो जाते हैं, तो ये छात्र तो हैं नहीं, और छात्रों के बुलाने पे ये आए नहीं होंगे। अब क्या सरकार के कहने पे आए हैं या फिर अपोजिशन के कहने पे ये लोग आते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? नहीं, हम तो इस बात पर जो है किसका कहने पर आए हैं, ये तो फिर जांच के विषय है। अमूमन तौर पे आपने क्या देखा होगा? अमूमन तौर पर ये रहता है,
जनरली अपोजिशन का लोग ही इस पर ज्यादा करते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग करते हैं, इसलिए आपका इसमें क्लैरिटी एक मिल जाती है। आप जो है जो सत्ता पक्ष को डिफेंस में डालना मेन मकसद रहता है। हमेशा जो है सत्ता पक्ष को ये कहने के लिए ये हो जाते भाई आप जो है डिफेंस में हो, आप इसको भीड़ को संभाल नहीं पाया, इतना छोटी सी शांतियुत प्रदर्शन को आप मैनेज नहीं कर पाया। इतने आरोप आपके ऊपर लगाने के लिए आपका कोई ना कोई ऐसा व्यवस्था करना पड़ेगा जिसमें आप डिफेंस में आ गया। मतलब सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए जनरली ये होता है, अमूमन तौर पे करता है, अमूमन तौर पर यही होता है, अमूमन तौर पर। मतलब विजिबल काज भी आपको दिख रहे हैं, लॉजिक भी यही कह रहे हैं। मतलब मान लीजिए एक ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए सत्ता वालों ने ही इसमें घुसाया, क्यों घुसाएंगे? अपने को थोड़ी बदनाम करना है। मेरे ऊपर कल आरोप आप लगाएंगे भाई आप जो है ये भी संभाल नहीं पाया, तो ये आरोप तो मेरे ऊपर लग रहा है ना। तो इसलिए वो जनरली मेरा सेंस तो यही कहती है, इट इज कॉमन। अब आंसू गैस के बारे में जरा बताइएगा कि आंसू गैस होता क्या है, उसका इम्पैक्ट कितना खतरनाक होता है? क्योंकि किसी एक्ट्रेस को मैंने कहते हुए सुना कि वो जब गई थी और आंसू गैस के बीच में वो गई थी तो दमे की प्रॉब्लम उनकी बढ़ गई थी। आंसू गैस होता क्या है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? नहीं, उसमें आंसू गैस में जो है हम लोग जो नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं, तो वो सेल्स के जरिए हमारे पास टीयर गैस जो बोलते हैं हम लोग, उसी को हिंदी में आंसू गैस कहते हैं। तो वो टीयर गैस का जो हमारा जो दंगा नियंत्रण व्हीकल है उस पर वो एक तो सेट रहता है, और अदरवाइज हमारा टीयर गैस गन एक रहता है। वो टीयर गैस गन भीड़ पे चलाया जाता है? भीड़ पर हम लोग चलाते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, नुकसान नहीं होगा, मतलब प्राणहानि इसमें नहीं होगी। हम लोग जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये टीयर गैस को यूज करते हैं। मतलब क्या विजिबिलिटी घट जाए, दिखना बंद हो जाए भीड़ को, सिर्फ ये पर्पस होता है? नहीं, या कुछ और भी? भीड़ का जो है आंखों में एकदम जलन आने शुरू हो जाता है। अच्छा, आंखों में जलन आ जाता है। टीयर गैस जैसा छोड़ा हमने तो जैसा वो आई, फिर आंखों में थोड़ा सा जलन आ जाता है, फिर लोग इधर उधर भागते हैं। ओके। और वो टारगेट जो भीड़ का टारगेट क्या है? पुलिस से टारगेट हट जाएगी उनका, अपना आंख को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ेंगे और पानी के लिए देखेंगे कहीं पानी से आंख क्लियर कर दें। तो ये इस काम के लिए हम लोग भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस जनरली टीयर गैस को इस्तेमाल करते हैं। तो ये टीयर गैस गन जो होता है क्या हवा में चलाया जाता है या फेस पे मारा जाता है? नहीं, फेस पर कभी नहीं मारा जाता है। वो हवा पर ही मारते हैं, वो 45 डिग्री एंगल में हम लोग इसको छोड़ते हैं। ओके। तो उस एंगल में आप गई है, उस आपका जो है टीयर गैस गन किसी भीड़ का किसी व्यक्ति का चेहरे पर या बॉडी पर नहीं लगेगा, वो ऊपर जाएगी, गैस नीचे छोड़ेगी, पूरा गैस चारों ओर स्प्रेड कर देगी। तो इस वजह से जो है वो भीड़ का वो गैस आंख में आ जाएगा। तो उस तरह ठीक है। अब एक चीज बताइए कि लाठीचार्ज में जो घायल हुए प्रदर्शनकारी हैं उनको मेडिकली सहायता पहुंचाना ये पुलिस की कानूनी जिम्मेदारी होती है या मानवीय रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसको क्या कहेंगे? नहीं, दोनों है। मतलब कानून में तो कोई वैसा नहीं है, बट देखिए हम लोग रोड एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट में जो घायल व्यक्ति है उसको तत्काल उपचार दिलाना पुलिस का काम है। क्या ये काम पब्लिक का भी है? हाँ, बिल्कुल पब्लिक का नैतिक दायित्व है। आपके ऊपर लीगल प्रोविजन नहीं है, लीगल बंदिश नहीं है, आप उसको उपचार दिला दो, बट नैतिक दायित्व है। बिल्कुल, ये पुलिस के ऊपर नैतिक और कानूनी दायित्व भी है, क्योंकि हम लोग उसको बचाने से जो है एक जिंदगी बच जाएगी, और एक हमारा एक धारा भी आईपीसी का या बीएनएसएस का एक धारा भी घट जाएगी। तो इसी प्रकार कोई भी किसी को भी जो उपचार दिलाना हमारा कानून और नैतिक दायित्व दोनों है। हम लोग पुलिस का जो है वो दोनों दायित्व है, इसलिए हम लोग तत्काल, देखिए कोई नहीं पहुंचता है ऐसे जगह पर। मैंने देखा है, जैसा आपने कोविड में देखा होगा, कोविड के टाइम में मैं आईजी चित्रकूट थे, मतलब बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ये सब जनपदों का मेरा प्रभार में थे। आप आईजी थे उस वक्त? मैं उस समय आईजी थे। उस टाइम में मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग थे, लाश को छोड़ के परिवार वाला कोई पास में नहीं आ रहा था। मतलब उनको लग रहा था इस लाश के पास उनका अपने पिताजी का डेथ हुआ,
बेटे नहीं आ रहे, बेटी नहीं आ रहे, बहू नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहा है, मगर सिर्फ पुलिस जाके उनका दहन संस्कार करा रहा है। देखिए पुलिस का क्या, हम इंसान भी, हम भी इंसान है, हमको भी कोविड हमको भी लगेगा, हमको तो ऐसा तो पहचान, कोविड का तो ये पहचान तो है नहीं, आप जो है पुलिस है आपके पास हम नहीं आएंगे या सिविलियन कोई पर टच करेंगे। हमारा जान का परवाह ना करते हुए भी पुलिस जो है उस डेड बॉडीज को उठा के दहन संस्कार किया। मैं खुद भी उनके साथ में गया। हाँ, ये हमने देखा भी है, कई बार न्यूज़ में खूब चला है कि पुलिस ने ही काफ़ी हेल्प करी। अपने परिजन लोग लाश को हाथ तक लगाने को तैयार नहीं, दूर दूर तक नहीं आते थे। हॉस्पिटल में जो डेथ हो गए तो हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया, कोई हॉस्पिटल में देखने नहीं आए। और बाद में हमसे सूचना मांगना शुरू कर दिया, हमारे पिताजी कैसे डेथ हो गए। अरे आप तो आए नहीं, हमने खबर देते रहे, फोन से बताते रहे, लिखा पढ़ी में भेजे, तब भी नहीं आए। अब आप कह रहे हो कैसे डेथ हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आम नागरिक अगर पुलिस की जाति की एफआईआर दर्ज कराना चाहे, पुलिस के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराना चाहे, तो क्या रास्ता है और वो रास्ता कितना असरदार होता है? नहीं, बिल्कुल असरदार होता है। बेसिकली क्या होता है, कोई पुलिस का जाति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना चाहेंगे तो सबसे पहले उच्चाधिकारी के पास पहुंचना होगा। किसके पास? उसका जो उच्चाधिकारी जो भी, ठीक है, जो सीनियर हायर अथॉरिटी जो भी होंगे। तो जैसा पुलिस में जैसा नोएडा है, नोएडा में हम कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाके ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो है आपका थानेदार के द्वारा मेरे साथ ये ज्यादती किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो है बनारस में पोस्टेड थे, आईजी बनारस थे। उस समय चंदौली का एक थाना में एक इंस्पेक्टर ने एक व्यक्ति को फर्जी मुकदमा में बंद कर दिया। फर्जी मुकदमा क्या है, उनके ऊपर नारकोटिक्स, मतलब ये जो हेरोइन पुड़िया वगैरह लगा के उनका नारकोटिक्स एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट में बंद कर दिया। ये मुझे पता नहीं था, कि मैं तो आईजी था, एसपी को भी पता हो ना हो, मुझे जानकारी नहीं। फिर बाद में अगले दिन जो है मुझे एक पत्रकार ने फ़ोन किया, फ़ोन करके कहा सर आपको ये जानकारी है या नहीं है, इस लड़के को ऐसा ऐसा मामले में बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों, ऐसा इंस्पेक्टर ने क्यों किया? इंस्पेक्टर ने कहा था एक, मतलब इन दोनों के बीच में ये विवाद चली, ये जो है इस लड़का से कुछ काम कराना चाह रहा था, जो चोरी का, कोई वाहन चोरी के संबंध में कुछ काम कराना चाह रहे थे इंस्पेक्टर। ये लड़का मना कर रहे थे, इसलिए उनको इस मुकदमे में बंद कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उनका पेरेंट्स कोई किसी को भी मेरे पास भेजो, मैं कार्रवाई कराता हूँ। उनका पेरेंट्स अगले दिन पत्रकार के साथ मेरे ऑफिस में आ गया। मैंने तुरंत दूसरा जनपद का एक डिप्टी एसपी को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए ऑर्डर देते, तुरंत इन्हीं के साथ मैंने जांच के लिए भेज दिया। ओके। जांच मैंने कहा था 24 घंटे के अंदर जांच मुझे मिलना चाहिए। अगले दिन मुझे रिपोर्ट दे दिया, उसी वक्त हमने सस्पेंड कर दिया इंस्पेक्टर। अब जो है आपका ऐसा नहीं है हम लोग कंप्लीट हमारा सबऑर्डिनेट्स को प्रोटेक्ट करते रहेंगे 24 घंटे, नहीं, हम लोग भी निष्पक्ष कार्रवाई, किसी पब्लिक के व्यक्ति के साथ कोई ज्यादती हो रहा हो तो हम तत्काल उसको अटेंड करते हैं। अभी हमारा मेरा बैचमेट है, मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, इस समय एडीजी बनारस है, वो जो है एक सिपाही ने एक परिवार को तबाह कर दिया, एक गाजीपुर जनपद का मामला था। उन्होंने उस पर इतना स्टेप लिया, इवन हाईकोर्ट तक लड़े, फिर बाद में जो है डीजी ऑफिस तक लड़े। हमारा वो सिपाही भी बहुत असरदार थे, उनका भी कुछ पहुंच था हर जगह, वो अपना असर दिखाना शुरू किया। और इन्होंने मेरे बैचमेट मुझे फ़ोन करके हर बार बताते थे ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कितने पैसा हड़पा, क्या किया, कितने इनका ज़मीन हड़प लिया, मतलब जो पीड़ित था उसका ज़मीन इन्होंने हड़प लिया, उल्टा उन्हीं के ऊपर मुकदमा थोप दे रहे हैं। अभी सर्विंग एडीजी है वो? हाँ, सर्विंग अभी इस वक्त बनारस में ही है। ओके। तो उनका कहने पर मैं एंटी करप्शन में, मैं एडीजी था, उसके खिलाफ एंटी करप्शन का मैंने एक जांच शुरू कर दिया सिपाही के खिलाफ। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बिल्कुल हमारा सिपाही को या हमारा दरोगा को हम 24 घंटा प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, वी विल डू फेयर इन्वेस्टिगेशन।
अब एक बात बताइए, प्रदर्शन करने वाले दिन, मतलब जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था, इंटरनेट बंद हो गया था। अब कानूनन इंटरनेट शटडाउन करने का आदेश कौन दे सकता है? किस नियम के तहत ये आदेश आ सकता है? और क्या वो आदेश सार्वजनिक करना, मतलब जनता को बताना जरूरी होता है? हाँ नहीं, बिल्कुल। ये तो जो है, जो इंटरनेट को बंद करना तो कानूनन अधिकार है। अधिकार है? किसका अधिकार है? बिल्कुल आईटी एक्ट में है, सरकार का अधिकार? सरकार के अधिकार है। ओके, सरकार के अधिकार है। लेकिन तो प्रदर्शन के दिन इंटरनेट बंद करने का क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये तो फिर वो इंटरनल असेसमेंट होता है। बेसिकली जो प्रदर्शन के दौरान इसका प्रभाव और उसका जो विकराल रूप लेने का कोई असर होगा, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगे। ये सारे चीज़ों का समावेश करते हुए एक इंटरनल रिव्यू करके गवर्नमेंट एक निर्णय ले लेती है, भाई इसका इस एरिया में या इस प्रकार के इसका इंटरनेट बंद करना है या सोशल मीडिया बंद करना है, व्हाटएवर दो गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है। और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये पूर्णतः गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। क्या अक्सर प्रोटेस्ट में ऐसा होता है कि जिस जगह प्रोटेस्ट जनरली हर जगह होता है, ये हर जगह तो होता है, कॉमन इंटरनेट है, बंद किया जाता ये है? कॉमन है, हम लोग करते हैं ये। ओके, ये रेगुलर फीचर है। ये क्या तरीका नया होता नहीं है है। इंटरनेट बंद करने का? ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। हम लोग पहले पुलिस की तरफ से हम लोग इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और हम लोग पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर के रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स हम गवर्नमेंट को भेजते हैं एंड गवर्नमेंट विल टेक ए डिसीजन ऑन द पुलिस रिपोर्ट्स। ओके। तो और ये इंटरनेट बंद है, ये सरकार को बताना जरूरी होता है, जनता को, बाकी दुनिया को? वो तो सरकार का मर्जी है, मर्जी बताना हो तो बताना है, ठीक नहीं है। है। अच्छा, अब सोनम वांगचुक जो है पिछले 3 हफ्ते से अनशन पर थे, उन्हें जबरदस्ती अस्पताल ले जाया गया सुबह सुबह। एक अनशनकारी को उनकी मर्जी के खिलाफ अस्पताल ले जाना क्या कानूनी आधार होता है? क्या कानून को फॉलो करता है ये चीज़ करना? नहीं, बिल्कुल कानूनी अधिकार है इसमें। सोनम वांगचुक के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश था उनका जान को बचाने के लिए, तो उस आदेश का परिप्रेक्ष्य में ही ये कार्रवाई जो किया गया है। बट इवन अदरवाइज किसी व्यक्ति को अपना जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। यू कैन नॉट टेक योर ओन लाइफ इवन दो इट इज योर ओन। नहीं, ठीक है, हाईकोर्ट ने बोला था कि सेहत सुधारने की जरूरत है, लेकिन क्या उसके लिए ये तरीका अपनाना कानूनी है कि पहुंच करके सफ़ेद चादर से घेर करके ज़बरदस्ती उठा लेना वो आदमी जहां अनशन पे बैठा है, ये कानून के दायरे में आता है? नहीं, कानून का दायरा का कोई ऐसा कोई प्रिस्क्राइब्ड कोई नॉर्म्स और कोई रूल्स और कोई ऐसा एक्ट कुछ नहीं बनी है। हाँ, इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें होता है, व्यवहारिक बातें जो वहाँ का मौके के हिसाब से किस प्रकार का स्टेप लेना है, उसका किस प्रकार उनको ले जा सकता है, वो तो पुलिस, लोकल पुलिस ही उसको एसेस करके वो निर्णय ले पाएगी। और ये सही है ये गलत है हम लोग यहाँ बैठ के हम तय नहीं कर सकते हैं। तो कानून के अधिकार में आता है ही वैसे? बिल्कुल। अब वो तो किसी व्यक्ति का जान अपने, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कुएं के ऊपर खड़े हैं या फिर रेल का पटरी पर खड़े हैं, मैं आप जान दे दूंगा, मैं पुलिस वहाँ खड़ी है या इवन सिविलियन भी होगा तो बचाने का प्रयास करेंगे। पुलिस वाला का तो और अधिकार है, इट इज आवर राइट आल्सो, मतलब इट इज आवर पावर आल्सो। उनको बचाना था, क्या उनको जान देने देते हैं? क्या हम लोग उसको बचाते हैं? लेकिन एक जो आदमी पुल के ऊपर खड़ा है, सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, वो अलग केस है। एक आदमी अनशन पे बैठा है, दोनों जानबूझ के बैठा है। दोनों एक ही केस है, दोनों जान देना चाहते हैं। नहीं, अनशन देने का वाले का पर्पस जान देना नहीं है। नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हैं, अनशन अलग है, आमरण अनशन अलग है, उसमें मरण का शब्द है। आप जो है आप खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, फिर क्या होगा? आपका हेल्थ तो डिटेरिएट हो गई, उनका जो हेल्थ जो है 9 किलो कम हो गई, फिर आगे का क्या होगा? डॉक्टर्स ऑलरेडी वार्निंग किया है, इसका जान का कब खतरा है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी अगर अनशन पे बैठ रहा है, भूख हड़ताल पे बैठ रहा है, तो पुलिस उसको उठा करके अस्पताल ले जा सकती है? बिल्कुल ले जा सकती है, क्यों नहीं लेंगे? तो फिर तो देखें, प्रोटेस्ट के अगेंस्ट हो गया ये। प्रोटेस्ट नहीं, भूख हड़ताल का अलग है। आप जो है मान लीजिए आप हड़ताल कर रहे हैं, आप अनशन पर बैठे हैं, ठीक है, आप खाना पीना सब कुछ करते रहो, बैठिए, जितने दिन बैठना है बैठिए, शांतिपूर्वक करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप जो है मैं जान दे दूंगा तो फिर लॉ एंड ऑर्डर का इशू होगा ना, ये तो बड़ा इशू होगा।
मान लीजिए सोनम वांगचुक के साथ कुछ हो जाता है वहाँ अनशन स्थल पर, वो भीड़ क्या शांतिपूर्ण रहेगी? क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आप? नहीं। फिर जब भीड़ हाथ से निकल जाएगी तो फिर तब भी आपका सरकार पर ही आरोप लगाएंगे। क्या आप कुछ नहीं किया, देखते रह गए आप मोकदर्शक बने रहोगे क्या? ये सरकार से आप पूछेंगे या नहीं? आप तो मोकदर्शक रह नहीं सकते हो ना। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। आपके सामने एक आदमी जान दे रहा है, आप बिल्कुल एकदम मोकदर्शक तरफ खड़े हो जाएंगे? ये तो बात ही नहीं है। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन बात करना भी तो हो सकता था। अब वो तो मेरा हाथ में नहीं है, मतलब ठीक है, दैट इज अ गवर्नमेंट आइडियोलॉजी। अच्छा, आप A2G रह चुके हैं, तो अब आप वैसे सेवा में नहीं हैं, इसलिए आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप खुल के बता सकते हैं इस बारे में। बड़े प्रदर्शनों में सड़क पर तैनात अफसर के फैसले कितने पुलिसिया होते हैं, मतलब कानूनी होते हैं, और कितने राजनीतिक इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? इस बात का जो है मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, पूरा व्यवस्था जो है हमारा डेमोक्रेसी है, हम गणतंत्र राज्य हैं। गणतंत्र राज्य में जो भी पॉलिसी डिसीजंस जो होगा वो तो सरकार के द्वारा लिया जाएगा, या कोई भी नीतिगत निर्णय लेना होगा वो तो सरकार की तरफ से लिया जाएगा। मान लीजिए पर्टिकुलर केस में इस भीड़ से मतलब आगे चल के बातचीत के जरिए इसको समाधान करना है, या फिर किस प्रकार की इसको समाधान करना है, ये तो होगा। जैसे मान लीजिए नक्सलवाद वाला समस्या है। नक्सलवाद वाला समस्या सिर्फ ये पुलिस अधिकारी या वहाँ का मौके पर तैनात पुलिस इसका हल कर सकती है? ये नहीं कर सकती है। ये तो सरकार का जो नीतिगत निर्णय होगा वही इसे एक चालू कर सकती है, जो वर्तमान सरकार ने जो नक्सलवाद को ऑलमोस्ट समाप्ति तक लाया, वो पिछले सरकारों में भी कर सकती है ऐसा। क्योंकि मैं तो नक्सलवाद पर एक किताब भी लिखा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस सरकार की चौतरफा जो नीतिगत निर्णय जो है नक्सलवाद के खिलाफ, वो उसको सफोकेट किया या नक्सलवाद को एक तरीके से खत्म करने का उस स्थाई तक पहुंचा दिया। ठीक है, लेकिन क्या इसी तरीका से जैसे कोई भीड़ हो गई, या फिर हम लोग जो मुजफ्फरनगर का दंगा का जो भीड़ को हमने देखा, दो पहलू है उसका। एक तो पहलू है उस वाला एंटायर जो नीतिगत निर्णय है वो सरकार लेगी, जो मौके का निर्णय है मौके पर पुलिस अधिकारी लेंगे। मतलब जो भीड़ पत्थर मार रहे हैं और उनको हम गोली चलाना है, लाठी से मारना है, कैसे दूर करना है, या भीड़ मेरे सामने ही गोली चला रहा है, मौके पे जो पुलिस है वही डिसाइड करेगी। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या कभी ऐसा होता है कि जो पुलिस है मौके पर, पॉलिटिकली कोई ऐसा ऑर्डर आ जाए पीछे से, जो पुलिस को पता है कि ये कानूनन सही नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकली ऑर्डर आया है तो फॉलो करना पड़ेगा? नहीं, रेयर है। मेरा जो अनुभव तजुर्बा है 28 साल की, इसमें कभी ऐसा मौके पर कोई ऐसा आदेश जनरली नहीं देते हैं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं देती है। दूसरा चीज जो है भाई, अब पूरा भीड़ आ गई, अब पुलिस का लाठीचार्ज शुरू हो गई, इस समय क्या निर्णय होगा, कैसा होगा, उसका कमांडिंग ऑफिसर है वही निर्णय ले सकता है। ओके। और कमांडिंग ऑफिसर कहेगा भाई ठीक है, आप रोक दीजिए, अब आगे लाठीचार्ज नहीं होगा, आप सब लोग पीछे आ जाइए। आने में भी टाइम लगेगा पुलिस को, क्योंकि वो पुलिस अलग अलग जगह पर तैनात हो गया, अब इसको विथड्रॉल इतना ईजी नहीं है। ओके, ठीक है, ये बात। अच्छा, इस प्रोटेस्ट में शिक्षा मंत्री ने CJP को आतंकी संगठनों का टीम भी कहा था। जब कोई राजनीतिक बयान किसी आंदोलन को इस तरीके से लेबल लगा देता है तो उसका जमीनी पुलिसिंग पर क्या असर पड़ता है? नहीं, बेसिकली इस पर पुलिसिंग पर बहुत असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन कमेंट्स का वो तो व्यक्तिगत है, कोई पॉलिटिकल कमेंट्स कर रहे हैं, तो इनसे हमारा कोई असर नहीं पड़ता है पुलिस पर, ना ही पुलिस का एक्शन पर कोई ऐसा प्रभावित करने का प्रयास करता है। क्योंकि पुलिस अपने सिद्धांतों के आधार पर, अपने जो मोडस ऑपरेंडी है, या अपना जो भी तौर तरीका है या कानून है, ये सब दायरे में हम लोग एक निर्णय लेते हैं। हमारा काम सिर्फ सिंपल है इस मामले में, किसी भी मामले में शांति व्यवस्था बनाए रखना।
कानून व्यवस्था को बरकरार रखना, ये मूल सिद्धांत है किसी भी पुलिस अधिकारी, किसी भी वक्त, चाहे कितने भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाए, कुछ भी हो जाए, पुलिस इस मूल भावना से बहुत दूर नहीं हटती है। थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, मगर बहुत दूर नहीं हटती है। मगर उसको बचाने के चक्कर में कभी एक्सेस भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। तो दोनों, इट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, मतलब आचरण में कहीं ना कहीं ऊपर 19-20 तो हो ही जाएगा। इस प्रोटेस्ट में हमने ये भी देखा कि लोगों ने भी पुलिस पर वार किया है। अब वो छात्र थे या गुंडे थे पता नहीं, लेकिन जब पुलिस पे अटैक होता है और पुलिस की हालत खराब होती है, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पुलिस गुस्से में बिल्कुल आनन फानन अब कहीं भी किसी भी तरीके से मारना शुरू कर दे उसको? ऐसा होता है या पुलिस कंट्रोल करती है खुद पर? नहीं, होता है। जैसा आपका जो बगल का सिपाही है या बगल का एसीपी है, पर्टिकुलरली वरिष्ठ अधिकारी जब घायल हो जाते हैं तो थोड़ा सा गुस्सा में आ जाती है पुलिस, तुरंत उसका रिएक्ट करना शुरू करती है लाठीचार्ज के जरिए। कई बार होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर का जो अधिकारी है तुरंत उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए पूरा चेन ऑफ कमांड तो बना ही रखता है वो, मौके पर जो है चेन ऑफ कमांड टूटती नहीं है। अच्छा, आपने अपने करियर में बड़े बड़े आंदोलन संभाले हैं, जैसे आपने खुद भी बताया। उन आंदोलन में और सीजेपी जैसे ये जेनजी वाले जो आंदोलन हैं, इनमें बेसिक फर्क आपको क्या दिखा इस आंदोलन में और जो नॉर्मली आंदोलन आपने देखे होंगे? नहीं, बेसिकली इस आंदोलन में लीडरशिप नहीं है, लीडरशिप मिसिंग। बाकी किसी भी आंदोलन में प्रॉपर लीडरशिप होती है, प्रॉपर लीडरशिप रहती है। चाहे किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, एक लीडरशिप रहती है, उसके नीचे एक उनका स्ट्रक्चर भी रहता है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इनके एब्सेंस में ये करेंगे, इस टाइप की एक रहता है। दूसरा चीज जो है, कोई भी आंदोलन होगा वो आंदोलन एक मोटिव के साथ शुरू होता है। भाई एक लक्ष्य ये है, हमको किसान के जो एक्ट्स है उस एक्ट्स को रद्द करना उनका काम है। या इसी प्रकार की जो नीट एग्जाम का पेपर लीक का जो है, ये आज का जो स्टूडेंट्स का एजुटेशन का एक ये रहा है। तो ये जो मोटिव के बाद या जो भी लक्ष्य जो निर्धारित करने के बाद इन आंदोलन में फर्क ये है, उन आंदोलनों में लोगों को मोबिलाइजेशन होता है। मतलब जो है, आपका गांव का प्रधान है वो 100 आदमी को इकट्ठा कर रहा है, या गांव का जो किसान नेता है वो जो है 50, 150, 200 आदमी को इकट्ठा करके लेके आ रहा है। तो मैं जब मेरठ और मुजफ्फरनगर ये सब मैंने देखा है, वो किसानों का कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, मतलब देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसान, भारतीय किसान यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर है, नीचे गांव तक भी उसका लीडर्स है। गांव तक एक लीडर का मैसेज चले जाता है, आपका कोटे में इतना 100 लोग को 150 लोगों को इकट्ठा करके लेके आ जाओ, और आप जो है बैलगाड़ी से आ जाओ, कैसा आओगे वो सब वो अपना अपना तय करके लेके आ जाएंगे। इस वाला मैटर में ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो नीचे तक जो है वो चेन ऑफ कमांड हो। मतलब नीचे तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो ऊपर जो है सीजेपी का लीडर है, सीजेपी का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, स्टेट लेवल कमेटी कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कहाँ है, वो सारे मिसिंग है आपका ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, ठीक है। अब एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए। आप एडीजी रहे हैं, मतलब पुलिस के सेकंड टॉप मोस्ट सीनियर अधिकारी, लेकिन आपसे बात करके मुझे इतना सॉफ्ट आदमी फील हो रहा है कि मतलब इतना नॉर्मल, इतना सॉफ्ट आदमी आप पुलिस में कैसे सख्त, जैसे मैं एडीजी से भी बात होती है, डीजीपी से बात होती है, वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, सख्त होते हैं, क्योंकि उनका काम भी वैसा है, लेकिन आप मुझे बहुत सॉफ्ट लग रहे हो। एक होता है ना, बहुत कॉमन मैन, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट स्पोकन। क्या ऐसे ही आप उस टाइम भी थे या अभी बाद में हो गए? नहीं, ये मेरा बचपन से मैं ऐसा ही था, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है, और नौकरी मेरा स्वभाव को लेके नहीं जा पाई। मैंने अपना स्वभाव को सुरक्षित रखा। तो इसकी वजह से आपको ये चैलेंज नहीं आता था कि लोग कम डरते हैं? कोई चैलेंज नहीं, काम करने में कभी मैं झुका नहीं है। जहाँ डिसीजन लेने का बात आई, आई टुक ए डिसीजन। बहुत
चाहे मेरा उस पोस्ट को गंवाना पड़े मैं गंवा दिया, छोड़ना पड़े छोड़ दिया, बट मैंने जो है वह उस बात पर मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। तो सॉफ्टनेस और जो डिसीजन मेकिंग कहीं कोई दिक्कत नहीं आई सॉफ्टनेस की वजह से डिसीजन मेकिंग में। सॉफ्टनेस स्वभाव है, वो एक संवेदनशीलता दिया मुझे समाज को देखने का, परखने का और सही निर्णय लेने का। दूसरी बात यह है कभी मैं गुस्सेल नहीं था, मतलब शुरू से लेकर आज तक मेरे साथ जितने लोग नौकरी किया सबसे मेरा प्रिय और मुझे सम्मान देने वाले या मेरा अभिमानी जो कहा जाए वो तो मेरा सबऑर्डिनेट ही है, मेरा सिपाही मेरा अभिमानी है। आप किसी जिले में पूछिए मेरे बारे में, मेरे सिपाही मेरे बारे में जरूर अच्छा बात कहेंगे। हो सकता है मेरे ऊपर वाले या मेरा नेता लोग का भावना दूसरा हो सकता है। ये जो है इसका कारण क्या है मैं सिंपल बता रहा हूँ। शुरू से मैं एसपी थे, सिपाही किसी फरियादी को लेके या समस्या को लेके मेरे ऑफिस में आते थे, पहले मैं उनको बताते थे सामने कुर्सी पर बैठिए, फिर मैं उनको एक गिलास पानी पिलाते थे। सिपाही को समझ नहीं बैठते थे, कप्तान के सामने सिपाही कैसे बैठेगा। मैं कहता था नहीं बैठोगे आप, बैठने के बाद ही मैं आपको बात सुनूंगा। ये एक तरीके से अजूबा चीज थी। सम्मान देना हुआ ये मेरा तो सम्मान देना था। मैं भाई सामने वाला व्यक्ति भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। मैं कभी ये नहीं बोला मैं इंसान नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहता रहा। मैं एनपीए में एक बुक होता है हु इज हु करके, उसमें हमको एक कोटेशन लिखना होता है खुद का। मैं यही लिखा, चाहे आप किसी भी पद पर रहोगे आप कभी ये मत बोलना तुम एक इंसान हो। मैं कभी ये नहीं बोला। तो एक बात बताइए, 28 साल आप उत्तर प्रदेश में रहे और 28 साल में शायद जहां तक मैं पढ़ रहा था 27 बार आपका ट्रांसफर भी हुआ है। तो इन ट्रांसफर की मेन वजह क्या होती है? नहीं, ट्रांसफर का कई रीजन होता है। गवर्नमेंट अपना कन्वीनियंस देखती है, किसको कहाँ रखना है क्या है, वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव रहता है। और एक साल में 4 ट्रांसफर्स हुआ मेरा। एक साल में 4 ट्रांसफर्स हुआ। तो उस समय क्यों ट्रांसफर किया ये मुझे तो कोई लॉजिक समझ में नहीं आया। जैसा मैं बांदा से बरेली पहुंच गया, एसएसपी बरेली हुआ। बरेली होने के बाद हम तो गेस्ट हाउस में ही रह गए था। 15 दिन हुआ चार्ज लेने का। 15 दिन तक मैं गेस्ट हाउस से ऑफिस जाते थे, फिर गेस्ट हाउस आते थे। ये एक मिलने वाला IVRA का वो एक साइंटिस्ट थे, वो मेरे पास आए थे मिलने के लिए। उन्होंने कहा सर आपको इस गेस्ट हाउस में किसने रुकवाया? मैंने कहा RI ने यहाँ रुकवाया है। सर इस गेस्ट हाउस में जो रुका है वो कभी घर तक नहीं पहुंचा है। क्यों? अब ये एक सेंटिमेंट है, जैसा नोएडा में कोई CM नहीं आता है उसी टाइप का एक सेंटिमेंट ये भी था। तो मैंने कहा ये तो रुकवाया है, ये सब जो है मिसनोमर्स है, ये सब जो विश्वास करने वाला बात नहीं। आप चाय पिया, बातचीत हो गई, चले गए। वैसे ही 15 दिन में मेरा ट्रांसफर हो गया, मैं घर तक नहीं गया। इसके बाद मेरा गोरखपुर हो गया। गोरखपुर में जो हुआ वहाँ थी 4 महीने करीब रहा। जो वर्तमान में हमारा मुख्यमंत्री महोदय थे योगी आदित्यनाथ, उस समय MP थे वो, और बसपा का सरकार थे। मैंने उनको जो है एक एस्कॉर्ट दिया था ताकि वो कहीं जाएंगे तो उनका जान का कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एक सांसद है। उस समय कम्युनल माहौल था उस समय, तो उधर मुस्लिम का भी काफ़ी आक्रोश चल रहा था और मुख्तार अंसारी का काफ़ी प्रकोप थे उस समय। उनका जो पूर्वांचल में पर्टिकुलरली मऊ और गोरखपुर तक उनका प्रभाव था। तो हमारा सांसद श्री योगी आदित्यनाथ सर का मैंने एक एस्कॉर्ट दिया था इनका सुरक्षा के हिसाब से, और कहाँ जा रहा है ये भी मुझे पता चले। तो मुख्तार अंसारी से क्या जान का खतरा था? योगी आदित्यनाथ जी? हाँ, उस समय अच्छा। तो उस तरह का स्थिति थी। तो हमने वो एस्कॉर्ट दिया, गवर्नमेंट ने उसका गलत माना, फिर मुझे बुलाया, फिर तुरंत उसी रात को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उस तरीके से ट्रांसफ़र तब मैंने एक्सप्लेन भी किया गवर्नमेंट में जाके, मुख्यमंत्री के सचिव साहब को मैंने एक्सप्लेन किया, सर ये उनका जान को या उनका लाइफ का सिक्योरिटी देना मेरा काम है, वो सांसद जी है, तो कैसा हम इसका कर सकते हैं। तो योगी जी को ये बात पता चली बाद में? अब मुझे
मुझे ये पता नहीं है, मगर बाद में वो मुझे भी बहुत सम्मान देते थे वहाँ, ओके क्योंकि मुझे जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ तो गोरखनाथ मठ में बुला के मुझे सम्मान भी किया, पूरा ओके। परिवार को सम्मानित किया। वो तो था, वो अच्छा था। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सत्यनारायण सर, और बहुत कुछ आपने आज पुलिस के अधिकारों के बारे में जो मुझे नहीं पता था आपने आज बताया, और लोगों को भी पता चला होगा आज। और आप बड़े सॉफ्ट स्पोकन हो, बड़े अच्छे लगे मुझे आप, और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सागर सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, Thank थैंक you. यू।